नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी अंकुर तिवारी फिर से एक बार तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप सब लोग भी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जहां तक हम अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात किए थे, अब हम उसके आगे बात करते हैं। जिंदगी तो यूं ही चलती रहेगी क्योंकि संघर्ष का ही नाम है दूसरी जिंदगी। तो अब हमें वही करना है। अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। आप लोग जानते ही होंगे, हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब ये थर्ड क्लास होने वाली है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो आशा करता हूं कि जहां तक आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि हाँ सर, बहुत सही पढ़ा रहे हैं। तो इसी से हमें भी कुछ आशा होती है कि हाँ, सही पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। जिस टॉपिक पे छोड़े थे उसके आगे अब हम आपको साथ में लेकर चलते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को सोसाइटी ऑफ फ्रांस बता दिए थे, तो एक बार पुनः रिवीजन करते हैं उसको। नेक्स्ट टाइम रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सोसाइटी ऑफ फ्रांस एक बार रिवीजन के तौर पे। हम अगर सोसाइटी ऑफ फ्रांस की बात करें तो यहाँ तीन तरीके के लोग थे, मतलब क्लासेस बटी हुई थी। फर्स्ट थी फर्स्ट स्टेट, ई स्टेट। और फिर इसी की थी सेकंड, ई स्टेट। फिर थी थर्ड, ई स्टेट। क्लियर। इनको बोला जाता था कलर्जी, इनको बोला जाता था नोबिलिटीज, इनको बोला जाता था कॉमन पीपल। नोबिलिटीज में कौन आते थे? किंग एंड मिनिस्टर, किंग एंड मिनिस्टर आते थे। कलर्जी जो थे इनको हम चर्च बोलते थे। क्या बोलते थे भैया? चर्च बोलते थे। अब इन्हीं के आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद सोसाइटी ऑफ फ्रांस के बाद हमें फ्रांस की कुछ सिचुएशन को समझना पड़ेगा। जब तक हम सिचुएशन को नहीं समझेंगे, फ्रांस में इंटरेस्ट नहीं जगेगा। क्योंकि द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें लास्ट में राजा वाजा को टांग देंगे, खटिया खड़ी कर देंगे। अब यही चीज हमें समझना है कि कैसे क्या होता है, आगे देखते हैं। तो हम बात करेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस के बाद सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस, कि फ्रांस में सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस कैसे हुई थी। तो थोड़ा से आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग भी भैया बताइए, जब लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो इनके लुइस 16 जो है, लुइस 16, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? इनकी डेट क्या है? बर्थ डेट, इनकी बर्थ डेट क्या है? प्लीज आप सब लोग कमेंट में इसे बताइए। आगे हम बात करते रहेंगे। आप लोग इसको कमेंट में बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था, बर्थ डेट इनकी आपको बताना है। तो हम बात करते हैं आगे सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस। तो देखते हैं भैया सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस। सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस, सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस समझते हैं कि सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस क्या है। सबसिस्टेंस क्राइसिस हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कभी आपके पास 10 रुपए हो, कहीं आपके पास कोई 10 रुपए दिया हो, और कुछ दिन बाद ऐसा हो कि उस 10 रुपए के बजाय आपको जरूरत पड़ जाए 20 रुपए की। 10 रुपए के बजाय आपको जरूरत पड़ जाए 20 रुपए की। अब आपका काम या खर्चा चलने वाला इतने आसानी से नहीं है, आपको 20 की जरूरत है। तो आपको कम से कम, अगर बहुत ज्यादा तो कम से कम 15 रुपए तो पाना ही है, अदरवाइज 10 में ही तो काम चलने वाला नहीं, बहुत दिक्कत आएगी। यही चीजें हमें सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस में समझना है
कि इस फ्रांस में सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस क्या हुई थी, कैसे हुई, यही चीज आपको समझना है। आपको जरूरत है 20 रुपए की, आप पर मंथ कमा रहे, डेली आपको मिल रहे हैं 10 रुपए, आपका खर्चा कैसे चलेगा? आप कहीं से भीख मांगना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। यही चीज हमें सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस में समझ में आती है, जो कि फ्रांस की सिचुएशन में है। अब इसको आगे देखते हैं। 1715 में क्या होता है? फ्रांस की ये जो डेट है, इस समय फ्रांस जो है 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो है 23 मिलियन, 23 मिलियन। बट यही डेट बढ़ती जाती है, समय निकलता जाता है। जब समय निकलता जाता है तो यहाँ के लोग 1789 तक जब डेट पहुंचती है, मतलब ये समय अपना बढ़ता रहता है, लोगों की संख्या बढ़ती रहती है। ये डेट पहुंचती है 1789 और इस समय यहाँ की संख्या हो जाती है 28 मिलियन। देखिए भैया, 1715 में पॉपुलेशन जो है 23 मिलियन है और 1789 में पॉपुलेशन 28 मिलियन पहुंच गई है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन की, तो इस समय 28 मिलियन है और यहां पॉपुलेशन इस समय थी 23 मिलियन। अब यहां अगर जब संख्या बढ़ी लोगों की, तो अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है भैया? देखिए, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जो है ये डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फूड डिमांड भी बढ़ेगा, फूड डिमांड भी बढ़ेगा। अब फूड डिमांड बढ़ेगा तो फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, फूड प्राइसेस बढ़ गए। अगर ये सब बढ़ेंगे तो आउटकम क्या निकल के आता है भैया? आउटकम ये निकल के आता है कि यहाँ ड्रॉट पड़ता है। इसी समय एक ड्रॉट भी पड़ जाता है और जिसका नाम हमने कहा सबसिस्टेंस क्राइसिस, सबसिस्टेंस क्राइसिस, सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसी समय एक आगे बताते हैं लोग, इसमें हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस जब हुआ था 1715 से लेकर 1789, लोगों की संख्या बढ़ रही थी लेकिन खाने का जो सोर्स है वो उतना ही था। मतलब जितने में ये 1715 में इनकी पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, तब तो ये इनका काम चल जा रहा था, ये लोग आराम से खुशी से रह पा रहे थे क्योंकि इनको डे बाय खाना अच्छे से मिल जा रहा है, कहीं कुछ काम कर ले रहे, टाइम टू टाइम खाना पा रहे। अब इनकी संख्या हो गई 1789 में आके 28 मिलियन। अब ये खाने के लिए मांगेंगे, संख्या बढ़ रही है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ ही नहीं रहे हैं तो ये खाएंगे कहां से? तो जाहिर सी बात है इनको दिक्कत आएगी। अगर इनको दिक्कत आई तो ये फिर कहां इकट्ठा हुएंगे? राजा से, क्योंकि उस समय मोनार्की थी और आपको पता है मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, जहां एक ही चलती हो, वन एम्पायर काम करता हो, किसी एक की सारा यहाँ की जो सोसाइटी है, सारी सोसाइटी एक पे डिपेंड हो, एक राजा रूल करता हो वहां। तो ये मोनार्की की बात कर रहे हैं। अब यहाँ इसी समय जब सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस होता है तो इसी समय होता है ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, जिसमें वर्कर, पीजेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, ये सब आते हैं। लेकिन उसी में से 3 फिलोसफर निकल के आते हैं जिनका पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि 3 फिलोसफर पूछे जाते हैं। उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, 3 फिलोसफर जो हैं इन्होंने अपनी बुक्स लिखी कि भैया आप लोग हमारी बुक पढ़िए। अब बाई दफे अगर हमारी बुक ये लोग पढ़ेंगे जो पढ़े लिखे हैं, तो हो सकता है इनको समझ में आ जाए कि सोसाइटी में हमें अपना राइट्स कैसे मिलेगा, हम अपने राइट्स, हमें क्या क्या है हमारे राइट्स, ये चीज इनको पता चल जाती है। और जिनको नहीं पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे, इनको गांव गांव जाकर आप बताइए, जागरूक कीजिए कि आपको अपना अधिकार कैसे लेना है। ये चीज इन्होंने बताया गांव गांव जाकर। अब उस समय गांव थे, लोग क्या थे, आपस में जाके बताते थे, जो पढ़े लिखे थे उनको बताया जाता था, बाकी जो अनपढ़ थे उनको बताया जाता, जो पढ़े लिखे थे वो अपना न्यूज़पेपर बुक्स से पढ़ लेते थे, समझ जाते थे। ये समझना है। अब हमें थ्री फिलोसफर क्या क्या है, तो इस आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 1 मिनट नोट कर लीजिए। तो
आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं थ्री फिलोसफर की। थ्री फिलोसफर, थ्री फिलोसफर्स की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भैया थ्री फिलोसफर की, कि तीन फिलोसफर क्या क्या है। सबसे पहली बात, नाम आता है एक फिलोसफर का, एक का नाम है जॉन लॉकी, जॉन लॉकी। दूसरे का नाम है मॉन्टेस्क्यू। थर्ड का नाम है रोसियो। रोसियो। अब हम बात करते हैं जॉन लॉकी जो है, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी। इनके बुक का नाम है, जो इनकी बुक है, इन्होंने लिखी द टू ट्रेटिज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रेटिज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने लिखी टू ट्रेटिज ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू लिखते हैं, जो मॉन्टेस्क्यू की बुक है, इन्होंने अपनी बुक में लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने ये लिखा। फिर रोसियो लिखते हैं, इनकी बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये अपनी बुक लिखते हैं, ये लिखते तो हैं बुक, इनको समझ में आ गया कि हम बुक लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे, जागरूक होंगे, इसीलिए ये अपनी बुक्स लिखते हैं। ये इस समय जब सब्सिस्टेंस ऑफ क्राइसिस हुई थी, तो ये उस समय निकल के आए थे तीन फिलोसफर, जिन्होंने अपनी बुक लिखी टू ट्रेटिज ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू लिखते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज, रोसियो लिखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से। आप इसे जरूर याद कर लिए, एक बार आप इसे डेली रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये बुक्स या पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, हर बार आता है। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की व्यू ऑफ पॉइंट है, जो कि बिना पूछे लोग मानते ही नहीं, क्वेश्चन जरूर एक ना एक मिल जाएगा आपको। तो इसके बाद अब हम समझेंगे कि यहाँ कैसे लुइस 16 अपने देश को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए वो कैसा कदम उठाता है, स्टेप लेता है। इस स्टेप के बाद समझेंगे, एक टॉपिक के बाद। तो इसे आप लोग एक बार लिख लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब लोग को ये समझ में आया होगा और आप लोग लिख भी लिए होंगे। धन्यवाद। आगे आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं इनके बाद कि जो राजा है लुइस 16, वो अपने सोसाइटी को बचाने के लिए कैसा स्टेप लेता है। वो कहता है भैया हमें सोसाइटी बचानी है, तो ये कहता है क्यों ना हम टैक्स को इंक्रीज कर दें। ये कहता है टैक्स को इंक्रीज करते हैं। तो यहां एनसीईआरटी बताती है कि वहां दो टैक्स आए, दो तरीके के टैक्स लगे। एक टैक्स आता है, हम पहले बात करते हैं टैक्स के बारे में। एक टैक्स का नाम था, टैक्स का, उस टैक्स का नाम था टेल्स टैक्स। दूसरे टैक्स का नाम था टिप्स टैक्स। ये जो था ये डायरेक्ट टैक्स था। कैसा था? डायरेक्ट टैक्स था। और ये जो था ये 1/10% टैक्स था। किसका? 1/10% टैक्स था ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का 1/10% ऑफ टैक्स था, जो कि एग्रीकल्चर पे लगता था। हम इसी को बोलते हैं धार्मिक टैक्स भी बोल सकते हैं। अब ये टैक्स तो दो तरीके का है, लेकिन राजा तो कहता है कि भैया हमें टैक्स लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें तो बहुत बार पूछा जाता है टैक्स इंपोजिशन। अब समझते हैं कि जब ये टैक्स आ जाता है तो इसके बाद टैक्स लगाने के लिए राजा क्या करता है, कैसे टैक्स लगता है, तो वो टॉपिक हमें पढ़ना है, टैक्स इंपोजिशन। बात करते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की अपने, टैक्स इंपोजिशन, कि टैक्स
इम्पोजिशन है क्या, मतलब टैक्स लगा कैसे। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि टैक्स लगा कैसे। अब बात करते हैं टैक्स लगाने की, तो यहाँ सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, टैक्स लगाना बड़ी बात नहीं है, टैक्स लगेगा कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। राजा तो है वहां का, उसके कहने पर ही टैक्स नहीं लगना था, वो कहता कि हाँ टैक्स लगा, तो उसको भी कुछ काम करना पड़ता, कुछ चीजें थी, अथॉरिटी थी कि जब तक वो ये चीजें नहीं करेगा टैक्स नहीं लगने वाले थे। तो राजा के पास थी, ये टैक्स लगाता कौन था, बात ये उठती है। तो ये टैक्स लगाते थे ई स्टेट जर्नल मीटिंग के थ्रू। लेकिन ई स्टेट जर्नल मीटिंग कॉमन पीपल नहीं बुला सकते थे, ये ई स्टेट जर्नल मीटिंग सिर्फ राजा बुला सकता था। जब राजा ई स्टेट जर्नल मीटिंग बुलाएगा, बिठाएगा, तो उसके बाद टैक्स की बात होगी। तो समझते हैं, जो राजा है, अगर हम बात करें पावर टू कॉल ई स्टेट जनरल मीटिंग की, तो ये पावर किसके पास थी, ये पावर थी किंग के पास। अगर हम बात करें पावर टू इम्पोज टैक्स, तो ये किसके पास थी पावर, ये पावर थी ई स्टेट जर्नल मीटिंग के पास, ई स्टेट जर्नल के पास। क्लियर, ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं टैक्स ऑफ इम्पोजिशन, टैक्स लगा कैसे, ये चीजें समझते हैं। इन चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं सोसाइटी ऑफ फ्रांस, ध्यान से समझना वो है क्या। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जो टैक्स है, टैक्स इम्पोजिशन है क्या, और ये टैक्स लगा कैसे। अब देखिए, हम बात करते हैं इस पॉइंट पे कि सोसाइटी ऑफ फ्रांस पहले समझ लेते हैं, इसके बाद तो आपको पता होगा सोसाइटी ऑफ फ्रांस की बात करेंगे, सोसाइटी ऑफ फ्रांस की, तो यहां तीन तरीके के लोग थे। एक थे फर्स्ट स्टेट के, दूसरे थे सेकंड स्टेट के, फिर थे थर्ड स्टेट। स्टेट लिख देते हैं, ई स्टेट, फिर ई स्टेट। अब बात करते हैं कि ई स्टेट वाले, इनकी संख्या थी 300, इनकी संख्या थी 300, और इनकी संख्या थी 600। देखिए, इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या कम है, लेकिन अब ये कैसे जीत जाते थे फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले, और ये हार जाते थे। थर्ड स्टेट के कॉमन पीपल, सेकंड स्टेट के नोबिलिटी जो किंग एंड मिनिस्टर होते थे, फर्स्ट स्टेट के कलर्जी मतलब जो चर्च के लोग हुआ करते थे। उस समय जब फ्रांस में था, तो वहां के लोग, अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, तो उस समय राजा ने एक लॉ पारित किया था कि 1 स्टेट आर इक्वल टू 1 वोट, जिसके तहत ये लोग जीतते हैं। अब कैसे जीतते हैं समझना, 1 वोट इनका माना जाता था, 1 वोट इनका माना जाता था, ये दो कंबाइन कर लेते थे अपना वोट, दोनों का मिला के 2 वोट हो जाता था, इनका एक ही वोट माना गया। ये क्योंकि 1 स्टेट आर इक्वल टू 1 वोट है, 1 वोट इनका, इनका 1 वोट इनका, ये दोनों आपस में कंबाइन होके 2 वोट बना लेते थे, इसलिए जीत जाते थे और टैक्स इंपोज कर देते थे। लेकिन इस समय देखिए, लोगों को समझ में आ गया है, यहाँ इससे पहले अभी हम पढ़े 3 फिलोसफर, उन्होंने कुछ मंत्र देकर चला गया कि भैया कॉमन पीपल आप भी समझ जाइए, राजा आपसे व्यवहार सही नहीं कर रहा है, इसको जब तक आप मारेंगे नहीं 2-4 जूता, ये समझने वाला नहीं है। अब इस लाते भूत बातें नहीं मनते, इनका लात चाहिए। अब देखिए कैसे होगा, समझते हैं आगे। फिर हम 1 स्टेट आर इक्वल टू 1 वोट जब था, तो लोगों का डिमांड आया, कॉमन पीपल जो है, कॉमन पीपल इन्होंने डिमांड रखी, कॉमन पीपल डिमांडेड, इन्होंने डिमांड रखा क्या, 1 मेंबर आर इक्वल टू 1 वोट का, इन्होंने डिमांड रखा 1 मेंबर आर इक्वल टू 1 वोट। अब हम इसको आगे समझते हैं भैया, इन्होंने जब 1 मेंबर आर इक्वल टू 1 वोट रखा, तो क्या होता है आगे देखते हैं। इसी समय लोग क्या किए, इस मीटिंग को बाइकाट कर देते हैं, बाइकाटेड दिस मीटिंग। इन्होंने, लोग क्या करते हैं, बाइकाटेड दिस मीटिंग। अब ये लोग मीटिंग को बाइकाट करके ये चले जाते हैं, एंड
गैदर्ड, इकट्ठा होते हैं, या हम कह सकते हैं असेंबल्ड इन, गैदर्ड एट टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट पे इकट्ठा हो जाते हैं। और ये डेट भैया बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस समय है 20 जून 1789 को। इस समय ये लोग टेनिस कोर्ट पे इकट्ठा हो जाते हैं। इसी का नाम पड़ता है दिस कार्ड, इसको बोला गया टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस कोर्ट ओथ। और इसी तहत टेनिस कोर्ट ओथ के तहत कॉमन पीपल डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स, देखिए कॉमन पीपल, इसी समय कॉमन पीपल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स नेशनल असेंबली, डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स, क्या डिक्लेयर करते हैं, नेशनल असेंबली को डिक्लेयर कर देते हैं भैया कि नेशनल असेंबली बन गई, खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नेशनल असेंबली बन गई, अब ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी, ऐसे थोड़ी ना मान जाएंगे। इसी समय एक पेंटिंग का नाम आता है, जो कि एक व्यक्ति पेंटिंग बनाता है और वो पेंटिंग टांगी जाती है कहाँ भैया, पार्लियामेंट में। लेकिन वहां नाम पूछा जाता है कि ये पेंटिंग बनाया कौन। तो अब हम बात करते हैं, इसी समय एक पेंटिंग का नाम आता है, नाउ दिस टाइम एक पेंटिंग का नाम आता है, पेंटिंग, और ये पेंटिंग बनाता कौन है, जैकिस लुइस डेविड ने, जैकिस लुइस डेविड ये पेंटिंग बनाते हैं और इसको हैंग करते हैं, हैंग्ड कहाँ पे, नेशनल असेंबली में, इसको टांग देते हैं नेशनल असेंबली में। देखिए भैया एक पॉइंट तो यहां समझ में आया हमें, इसको कहाँ टांग दिए, नेशनल असेंबली में। अब इसी समय लोग जो इतना भड़बड़ तिंगा हो गया, तो राजा जो फ्रांस है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इस समय बिजी था। तो यहाँ क्या होता है, इसको टांगने के बाद फिर यहाँ दो व्यक्ति का फिर नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बता रहा हूं आपसे कि ये दो व्यक्ति एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दो व्यक्ति क्या हैं, ये चीज समझते हैं भैया। तो देखिए अब हम बात करते हैं उन दो व्यक्तियों के नाम। हाँ भैया 1 मिनट आप ये भी देख लीजिए कि अभी आपसे यही क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके बाद बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन एक बताइए, जब टैक्स इम्पोजिशन हुआ था, टैक्स इम्पोजिशन, तो इस समय डेट क्या थी, और सबसे पहले लास्ट मीटिंग कब हुई थी, ये आप बताइए, फिर आगे बात करते हैं। लास्ट मीटिंग हुई थी टैक्स इम्पोजिशन की 1614 में, और जब अब हो रही है नाउ दिस टाइम, अब जो मीटिंग हो रही है वो 5 मई 1789, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसे देख लीजिए। अब हम एक दो व्यक्ति का नाम आपको बता के जाते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो 7000 पीपल कैसे इकट्ठा हुए, क्या किए। तो हम बात करते हैं दो व्यक्ति की। दो व्यक्ति ऐसे हैं, टू पीपल। एक अगर हम बात करें तो एक का नाम आता है मिराबियो, और एक का नाम आता है अबेसियास। अब इस मिराबियो जो था, इसका इंपॉर्टेंस क्या था, देखिए मिराबियो है, मिराबियो आया तो है व्यक्ति, लेकिन ये सेकंड स्टेट का था, जो कि सेकंड ई स्टेट वाले थर्ड स्टेट के विद्रोही थे, अगेंस्ट थे। अब अबेसियास ने एक काम करता है, इन्होंने किया कि पंपलेट छाप दिया, एक पंपलेट बनाया, और उस पंपलेट का नाम आता है, इंपॉर्टेंट है भैया, अबेसियास का पंपलेट पूछा जाता है कि भैया इस व्यक्ति ने कौन सी पंपलेट छापा, उस पंपलेट का क्या नाम है, व्हाट इज कॉमन पीपल। इन्होंने ये पंपलेट छापा, कॉमन पीपल, व्हाट इज कॉमन पीपल। या इसी का कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज थर्ड ई स्टेट। देखिए भैया, थैंक यू। अब हम बात करते हैं, कल आपसे यही हम इस
वीडियो को, इस क्लास को रोकते हैं। टाइम ज्यादा हो रहा है तो अब बात करेंगे कल। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। धन्यवाद।